आज क्या पढ़ना है हमने पढ़ लिया था सौ प्रांगण के बारे में पढ़ लिया था, उसका लाभ और हानि भी देख लिया था। सौ प्रांगण क्रिया कैसे होती है, यानी पुष्पी पापों में लैंगिक जनन में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने संरचना पढ़ लिया, हमने नर जनन अंग को प्राप्त कर लिया, हमने क्या कर लिया, मादा जनन अंग प्राप्त कर लिया। और अब उनमें जो है परागण की क्रिया भी हम 100 परागण क्रिया करा लिए। अब आज क्या पढ़ेंगे, पर परागण क्रिया पढ़ेंगे, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं आप लोगों से एक बार और बता देना चाहता हूँ, मीनिंग और दूसरा जो है मात्रा, ये दो मिस्टेक हो सकता है। तो कई बार जैसे पिछले लेक्चर को मैं खुद अपना देख रहा था तो मैं देखा कि स्पेलिंग ही मिस्टेक था, एक यानी छूटा हुआ था। तो इस पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप किताब का यूज करें, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ाने में अक्सर ये गलतियाँ होती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि पर परागण क्रिया किसे कहते हैं। पर परागण यानी 100 परागण क्रिया में आपको परिभाषा यही बताया गया था कि जो पुष्प के क्या होते हैं, यानी जो परागकण होते हैं वह परागकण निकल के क्या करते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, और उससे क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पर परागण क्रिया में क्या होता है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि मान लो कि कोई पुष्प है, उसके क्या हुआ, वहां का परागकण निकला, और परागकण निकल के क्या होता है, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, पहुंचता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है ना। तो पर परागण आपको परिभाषा समझ में आया कि मान लो कि कोई पुष्प है, जैसे गुलाब का पुष्प है, और गुलाब का पुष्प से क्या हुआ, परागकण निकले, और परागकण निकलने के बाद से क्या हुआ, दूसरे गुलाब के पुष्प पर जाकर क्या हो गए, उसके वर्तिकाग्र पर क्या हो गए, बैठ गए या चिपक गए, तो वो क्या कहलाएगा, पर परागण क्रिया। चूंकि एक चीज बता दूं आपसे कि जो 100 परागण क्रिया होती है वह किसमें होता है, यानी द्विलिंगी पुष्पों में होता है, लेकिन पर परागण क्रिया क्या होता है, एक लिंगी में होता है। ठीक है ना। अब जो है पर परागण क्रिया जो है, पर परागण के कारक कौन है, यानी पर परागण क्रिया कराने के लिए आप देखोगे तो निश्चित तौर पे उसमें किसी कारक की जरूरत होती है। कारक समझते हो, यानी एजेंट की जरूरत होती है। कोई ना कोई माध्यम तो होगा जो यहाँ से क्या करता है, एक पुष्प के क्या करता है, परागकण को लेता है और दूसरे पुष्प के क्या करता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का कार्य करता है। तो उसमें कोई ना कोई कारक तो है कि जो वहां से वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके जो कारक हैं बेटा, जो पर परागण के कारक हैं, जो एजेंट हैं, वह निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है बायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है, और दूसरे को कहा जाता है ये बायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है ना। बायोटिक फैक्टर्स क्या है बेटा, यानी जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक यानी सजीव वस्तु, जैविक कारक का मतलब क्या है, सजीव वस्तु। सजीव वस्तुओं में जीव जंतु यानी जीव आते हैं, जैसे मान लो कि पंछियां आ गई, कीड़े आ गए, और उसके बाद से घोंघे आदि आ जाते हैं। और जैविक कारक में निर्जीव वस्तुएं आती हैं। कौन आती हैं, निर्जीव वस्तुएं आती हैं। तो निर्जीव वस्तुओं में मान लो हवा है, पानी है, इनके माध्यम से क्या होता है, परागण क्रिया होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अजैविक कारक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो आपने 100 परागण में देखा, वो खुद ही क्या कर लेता है, परागण की क्रिया कर लेता है। और इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी, एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, कारक की आवश्यकता पड़ती है। वो कारक 2 हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। तो सबसे पहले हम अजैविक कारक के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अजैविक कारक में जो है पहला आता है, अगर अजैविक कारक को देखा जाए तो पहला आता है, पहले समझे कि अजैविक कारक क्या है, यानी
अजैविक में बताया गया कि पहला जो क्रिया होती है हवा यानी वायु, किसके माध्यम से होती है? वायु के माध्यम। अब वायु के माध्यम से होने के लिए निश्चित रूप से उसके लिए किस तरह की स्थिति चाहिए, यानी स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए? तो अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बात बताओ कि हवा के माध्यम से जब परागकण क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, तो उसमें परागकण कैसा होना चाहिए? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए परागकण कैसा होना चाहिए? निश्चित रूप से अगर हवा के माध्यम से जा रहा है तो उसमें परागकण क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। भारी होगा तो जा पाएगा? हवा के माध्यम से उड़ के जाएगा ना, तो उसमें परागकण कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो पहला हम देखेंगे तो इसके लिए जो सिचुएशन है कैसा होना चाहिए कि परागकण क्या होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। क्या होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए बेटा? शुष्क और हल्का होना चाहिए। बात समझ में आई कि शुष्क और हल्का क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसे हवाओं के माध्यम से क्या करना है? गति करना है। उसे हवाओं के माध्यम से गति करना है। तो हवाओं के माध्यम से गति करने के लिए उसका पहला काम जो है, अगर ज्यादा वो क्या होगा? भारी होगा, तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उससे क्या होगा? समस्या हो। दूसरा जो है बताया गया कि वो क्या होना चाहिए? चिपचिपा नहीं होना चाहिए। चिपचिपा होगा तो कहीं चिपक कर वहीं क्या हो जाएगा? रह जाएगा। हाँ, ठीक है ना, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दूसरा देखो, दूसरा जो है, पहले तो हम इसमें एक चीज आपको बताना ही छोड़ दिए कि वायु परागण किसे कहते हैं। पहले तो परिभाषा आपको जानना चाहिए ना। मैं सीधे जो है आप लोगों को बताया कि पहले वायु परागण सुन लो। वायु परागण क्या होता है? वायु परागण बेटा, वायु परागण कहा जाता है कि जब परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है? वायु के माध्यम से होती है, हवा के माध्यम से होती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी जब परागकण हवाओं के माध्यम से क्या होता है? पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? वायु परागण कहेंगे। ठीक है ना। अब वायु परागण के लिए हमें जो है किस तरह की स्थिति होनी चाहिए, अनुकूलता किस प्रकार की होनी चाहिए? तो बताया गया पहले तो जो उसका परागकण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शुष्क और हल्का होना चाहिए। वर्तिकाग्र, जो उसका वर्तिकाग्र है वह किस प्रकार का होना चाहिए? तो वर्तिकाग्र देखोगे, वर्तिकाग्र जो है, अब एक बात बताओ, मान लो अगर किसी पुष्प का ये वर्तिकाग्र है, क्या है? वर्तिकाग्र। अब यहां से ये परागकण क्या हो रहा है? उड़ के आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उड़ के आ रहे हैं। यहां पे मान लो वर्तिका, यहां वर्तिकाग्र पे क्या हो रहा है? आ रहे हैं। अब वर्तिकाग्र यदि शुष्क होगा तो क्या होगा? यहां पर जाएगा और यहां से फिसल के क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो निश्चित रूप से वर्तिकाग्र कैसा होना चाहिए? चिपचिपा होना चाहिए कि जब ये इसके पास जाए तो वहां पर जाकर क्या हो जाए? चिपक जाए। तो क्या होना चाहिए? वर्तिकाग्र चिपचिपा होना चाहिए। तीसरा देखो, उसकी वर्तिका कैसी होनी चाहिए? यानी वर्तिका कैसा होना चाहिए? तो वर्तिका जो है, अब एक बात बताओ, अगर उसकी वर्तिका यानी पुष्प का वर्तिका क्या हो? छोटा हो। क्या हो? छोटा। ये क्या है? ये वर्तिकाग्र है और ये क्या है? वर्तिका है। यही वर्तिका है जी। अब एक बात बताओ कि अगर पुष्प का वर्तिका पुष्प से यानी जो पुष्प की पंखुड़ियां उससे छोटा हो तो क्या परागकण यहाँ चिपक पाएंगे? पंखुड़ियों पर ही क्या हो जाएंगे? टकरा के नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए ये वर्तिका क्या होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए। वर्तिका क्या होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए।
ठीक है। अब देखते हैं पुष्प का आकार कैसा होना चाहिए। तो पुष्प का आकार जो है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे पुष्प का आकार बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो पुष्प को ये थोड़े शो करना है, अपने आप को दिखाना थोड़े है कि आओ मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ। हवाओं के माध्यम से उड़ रहा है। दिखाना कहाँ होता है? दिखाना कहाँ होता है? किसको आकर्षित करना होता है? कीड़ों को। तो उस समय उसे बंद क्षण के क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए, और थोड़ा लंबा होना चाहिए कि दूर से ही कीड़ा क्या कर ले, देख ले और उसकी तरफ आकर्षित। तो यहाँ आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसकी आकार कैसे होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब जो है अगला आता है मकरकंद। क्या आता है? मकरंद आता है। क्या आता है? मकरंद, गंध और रंग। अब एक बात बताओ, पुष्प में जो हवाओं के द्वारा परागण हो रहा है, उसमें आप बताओ कि इसमें मकरंद की आवश्यकता है कि नहीं है? अरे मकरंद समझते हो? मकरंद क्या है? मैंने बताया कि पुष्प जो है एक विशेष प्रकार की तरल पदार्थ की क्या करती है, एक रासायनिक पदार्थ की स्राव करती है, और वो रासायनिक पदार्थ क्या करता है? कीड़ों के लिए भोजन का कार्य करता है। और उसी भोजन के लिए क्या करते हैं कीड़े? वहां पर जाते हैं, और जाकर जब वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद से उसमें से क्या करते हैं? परागकण को अपने पैरों में चिपका लेते हैं और अपना भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हवा को भोजन की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो हवाओं के माध्यम से परागण होने वाली क्रिया है, इसमें जो है मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां लिख दो कि मकरंद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा चीज देखो, गंध। ये बताओ, उसको क्या ये जरूरी है कि अपना सुगंध बनाए रखे, अपनी खुशबू बनाए रखे, जिससे हवा उसके तरफ आकर्षित हो? यहाँ पे कोई भी आकर्षण के लिए गंध की आवश्यकता नहीं होती है। तो मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है, गंध की आवश्यकता नहीं होती है। अब तीसरा जो है रंग। मेकअप वेकअप चाहिए इसको हवा से कराने के लिए? उसकी किसी भी तरह से मेकअप वेकअप की जरूरत नहीं है। तो ये रंगहीन भी होगा, यानी रंग की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमने ये देख लिया कि न तो मकरंद की आवश्यकता पड़ती है, ना ही गंध की आवश्यकता पड़ती है, और ना ही रंग की आवश्यकता। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये रहा क्या वायु परागण की कुछ विशिष्ट परिस्थितियां, यानी कौन कौन सी परिस्थितियों में ये क्या होता है, क्या होता है, वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब हमको पढ़ना है, अब हमें देखना है, ये तो रहा ये, यानी ये हमने क्या कर लिया वायु परागण में, ये मान लिया कि ये पहला क्या होगा, ये इसका पहला नियम, यानी इतनी परिस्थितियां होनी चाहिए। अब बी क्या कह रहा है कि परागण छोटे हल्के शुष्क होते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि वायु परागण में अनेक परागण क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। अब एक चीज मैंने बताया था कि वायु परागण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा परागणों की आवश्यकता होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो हवा के माध्यम से उड़ता है तो कुछ उसमें से परागकण तो उड़ के सीधे क्या होते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, सब पुष्प पे थोड़े पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ से परागकण निकला तो एकदम पक्का है कि वो जाएगा तो पुष्प के पास ही जाएगा, पुष्प यहाँ पे है तो इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, जब यहाँ से निकलना होगा उसको, तो निकलना होगा, जैसे यहाँ पे फूल है और यहाँ से ये निकल रहा है, तो यहाँ से परागकण निकल रहा है तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ यहाँ आएगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा ना। तो ऐसे में उसके लिए किसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, परागकणों के लिए आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। तो ऐसे में जहाँ पर क्या होता है, वायु के माध्यम से परागण क्रिया होती है, उसमें पुष्प को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा अपने परागकोश में परागकणों को क्या करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आपको?
इसमें ये भी बता दिया गया। तो ये रहा। और बी आपने क्या सुना कि बी के लिए बताया गया कि इनको क्या होती है, परागकणों की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें परागकण क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। अब वायु परागण के उदाहरण कौन से हैं, किसमें जो है वायु परागण की क्रिया होती है, तो घास में होती है, बांस में होती है, मक्का में होती है, नारियल में होती है, खजूर में होती है, भांग में होती है। क्या क्या बताया गया, इसका उदाहरण देखोगे बताया जा रहा है कि यानी वायु द्वारा परागण की क्रिया किसमें होता है, तो घास में होता है, बांस में होता है, दूसरा क्या है, मक्का में होता है, नारियल में होता है, खजूर में होता है और भांग में होता है। ठीक है ना। ये वायु द्वारा इनका क्या होता है, परागण क्रिया होती है। एक नोट आपको कहीं लिख लेना, कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो पंख युक्त होते हैं, यानी उनमें पंख पाया जाता है और वो पंख के माध्यम से एक स्थान से उनके क्या होते हैं, दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इसमें एक पौधे का नाम है चीड़। जो चीड़ के पौधे में से क्या निकलता है, परागकण निकलते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, पंख। क्या पाया जाता है, पंख। यानी उनकी संरचना इस प्रकार की होती है, जैसे मान लो ये कोई क्या है, ये कोई, यहां देखो ध्यान से। अब जैसे मान लो ये कोई क्या है, तो इस पे आपको जो है यहां पे मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, ये परागकण है किसके, चीड़ की। किसके है, इस पे एक हल्की सी इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये देख रहे हो, ये इस तरह की संरचना होती है जो इसके पंख की भांति क्या करती है, कार्य करती है। किस बात का काम करती है, पंख की भांति काम करती है। और ये क्या करता है, अपने आप उड़ता हुआ चला जाता है और जाके क्या कर लेता है, परागण की क्रिया संपन्न करता है। ठीक है। अब इसमें दो बता दिया गया। पहला तो ये रहा कि वायु के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए। तो पहला बताया गया, परागकण शुष्क होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वर्तिका चिपचिपा होनी चाहिए, वर्तिका लंबी होनी चाहिए, पुष्प का आकार छोटा होना चाहिए, मकरंद गंध और रंग की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यानी कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। बी बताया गया, बी आपको क्या बता दिया गया कि इसमें यानी ऐसे पुष्पों को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि परागकण को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बना सके। आपने उसमें सुना था 100 परागण में कि कम परागकण भी निकलते हैं तो भी वो क्या कर लेता है, 100 परागण की क्रिया संपन्न कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होती है, बी वाला आपको दूसरा क्या बताएगा कि इसमें ज्यादा परागकणों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि परागकण क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा भी आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। जो वर्तिका होती है, जो इसकी वर्तिका होती है वो लंबी होती है और वर्तिकाग्र क्या होता है, चिपचिपा होता है। ये आपकी किताब में कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है ना। ये पॉइंट के हिसाब से क्या बताया गया, वर्तिकाग्र क्या होती है, वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है और वर्तिका क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है ना। तो यहां हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ेंगे जल परागण। क्या पढ़ेंगे, अब जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अजैविक कारक में, तो पहले हमने वायु द्वारा परागण पढ़ लिया, अब हम किसके द्वारा पढ़ेंगे, जल द्वारा परागण पढ़ेंगे। देखो दूसरा जो पर परागण के जो कारक है, पहला आप लोगों ने पढ़ लिया वायु द्वारा, और दूसरा क्या पढ़ रहे हो, जल द्वारा। यानी जल द्वारा परागण क्या है, जब जो है पुष्प में परागण की क्रिया जो है जल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जल परागण कहते हैं। यानी उसका जो है परागण क्रिया तभी होगा जब उसमें का नर, यानी नर जो है पुंकेसर होता है, पुंकेसर में से क्या वो क्या निकलता है, परागकण निकलते हैं ना। तो जब परागकण किससे जाकर मिलेगा, वर्तिकाग्र से, तो उसमें परागकण क्या होता है, जल के माध्यम से परागकण बहकर किसके पास पहुंचता है,
बढ़ती कागर के पास पहुंचता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। यानी जब जल के माध्यम से ही क्या हो रहा हो, परागण की क्रिया हो रही हो, परागण की क्रिया हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे। अब जल परागण में जो है, इसके लिए किस तरह की जो है स्थिति किस तरह की होनी चाहिए, सिचुएशन कैसा होना चाहिए, यानी उसका अनुकूलन देखें तो किस प्रकार का अनुकूलन होगा तब ये क्रिया होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, देखो जैसे वायु का जो कंडीशन था, जो परिस्थितियां थी, सेम वही परिस्थितियां किसमें पाई जाती हैं, जल परागण में पाई जाती है। थोड़ी सी अंतर होती है। जैसे आपने देखा कि उसके लिए जो है आप लोगों को बताया गया था कि पुष्प का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। पुष्प का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरा बताया गया था कि जो उसमें परागकण है वह कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। लेकिन उसमें बताया गया था कि परागकण क्या होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए। तो इसमें हल्के तो होने चाहिए, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, मोमी परत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, मोमी परत का मतलब जैसे मोम का परत होना चाहिए ऊपर, ताकि वह पानी में गले ना। जैसे मोम पर पानी पड़ता है तो क्या होता है, फिसल जाता है ना। तो मोमी परत हो जिससे उसका क्या हो, वह नष्ट न हो। इसके बाद से बताया गया कि निश्चित रूप से इसमें भी उसके रंगों की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें गंध की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सेम कंडीशन किसमें था, वायु वाले में, सेम कंडीशन इसमें भी होता है। दूसरा जो है परागकण हल्के व मोमी परत होने चाहिए। मैं भी बताया हूं कि दूसरा क्या रहा है कि परागकण क्या होने चाहिए, हल्के होने चाहिए और मोमी परत होने चाहिए। तीसरा क्या है कि वर्तिका लंबी और वर्तिकाग्र कैसा होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए। क्योंकि इसमें वर्तिकाग्र और मान लो पानी के माध्यम से बह के जा रहा है, अगर वो चिपचिपा नहीं होगा तो उस पर चिपकेगा, पानी तो वहां तक पहुंचा वर्तिकाग्र के पास और वहां से क्या करेगा, फिसला कर लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए। अब जल परागण जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी जल परागण क्रिया के जो प्रकार हैं, जल परागण जो है दो प्रकार से होते हैं। पहले को कहा जाता है अधिजल परागण और दूसरे को क्या कहा जाता है, अधोजल परागण कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधिजल परागण क्या है। अधिजल परागण किसे कहते हैं बेटा, यानी इसमें जो परागण क्रिया होती है, देखो अधिजल, अधि माने आधा, क्या होता है, आधा। यानी आधा का मतलब क्या है, जो जल का सतह समझते हो ना, जैसे आप पानी में तैरते हो, कोई आज तक पानी में तैरा है, नहीं तैरे। तो पानी के हम सतह पर क्या करते हैं, तैरते हैं। क्या करते हैं, सतह पर तैरते हैं। जैसे पौधा क्या होता है, पानी के अंदर होता है। पौधा क्या होता है, पानी के अंदर होता है। आप लोग देखते हो ना पौधे, कुछ पौधे क्या होते हैं, पानी के अंदर होते हैं ना। तो भाई जो पानी के अंदर होंगे तो उनका हवा के माध्यम से थोड़े होगा, उनका कैसे होगा, परागण क्रिया कैसे होगी, जल के माध्यम से होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो पौधा होता है उसमें से जो परागकण है वह भी पानी के सतह पाए जाते हैं, और उसका क्या होता है, जो वर्तिकाग्र है वह भी कहाँ चला आता है, ये वर्तिकाग्र होता है ना, जो ऊपर चिपचिपा होता है, वह भी क्या होता है, ऊपर चला आता है और पानी के माध्यम से तैर कर इनका क्या हो जाता है, परागकण क्रिया हो जाती है, ठीक है ना। अब दूसरा देखो अधोजल परागण। अधोजल परागण क्रिया क्या है, इसमें क्या होता है, इसका उदाहरण अगर आप देखोगे तो इसका उदाहरण आप लिख लेना, बेलिसनेरिया होती है। क्या होती है, बेलिसनेरिया एक पौधा होती है, उसमें क्या होता है, अधिजल परागण क्रिया होती है, ठीक है ना। अधोजल परागण क्या है बेटा, अधोजल परागण में क्या रहा है कि ये पानी के अंदर होते हैं और परागण पानी के अंदर ही हो जाता है। ये पानी के अंदर होते हैं और परागण क्रिया भी क्या हो जाता है, पानी के अंदर ही हो जाता है। अगर इसको समझना हो तो जैसे हम बता दे रहे हैं, इसको कैसे आप समझोगे, मैंने क्या बताया कि ये भी पानी के अंदर रहते हैं। मान लो ये पानी, कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, देख रहे हो, मान लो कोई पौधा है इस तरह का,
ऐसे मान लो कोई पौधा है, ये पानी के अंदर है। कहाँ है? पानी के अंदर। तो इसमें जो है एक ये पौधा है और इससे इसी तरह का ये पौधा है। मान लो ये इस तरह का आकृति है, देखे ना, ये ऐसे पत्तियां बना। अब इसमें क्या होगा कि जब परागण की क्रिया करनी होगी तो इसमें से नर वाला भाग जो परागण यहां से निकलते हैं ये सीधे डंठल के रूप में बढ़कर क्या होगा, यहां से एक दूसरे की तरह से दिखा देते हैं इसको। जैसे मान लो यहां से क्या करेगा, ये यहीं से निकलकर, यहां से निकलकर क्या हो जाएगा, पानी के सतह के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा? पानी के सतह के ऊपर आ जाएगा और सतह पे आकर अपना परागकण को यहाँ पे क्या कर देगा, निकाल देगा और ये पानी के माध्यम से क्या होने लगेगा, बह जाएगा। बाकी पूरा पौधा इसका क्या होगा, पानी के अंदर ही होगा। इसका पूरा पौधा, ये भी पूरा पौधा की क्या होगा, अंदर होगा। और इसमें से जो है जो स्त्रीकेसर होगा वो क्या करेगा, वर्तिकाग्र को, जो उसका वर्तिकाग्र है उसको क्या करेगा, लंबा यहां से करके और सीधे पानी के ऊपर क्या कर देगा, लाकर यहाँ पर छोड़ देगा। अब क्या होगा, जब यहाँ से कुंकर्षण निकला और बहता हुआ जाएगा और बहता हुआ गया यहाँ पे और यहाँ पे ये मान लो चिपचिपा होता है और जाकर इससे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसमें भी परागकण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा व्यर्थ होते हैं। मान लो ये कोई जरूरी है कि वो आके जा रहा है तो इसी पे जाके चिपकेगा, कोई इधर उधर नहीं निकल जाएगा जी। तो इसमें भी परागकण की क्या होती है, आवश्यकता ज्यादा होती है और इसमें भी व्यर्थ क्या होता है, ज्यादा। ठीक है ना। तो दो चीज आपने सीख लिया, आपने दोनों चीज देख लिया कि भाई जल द्वारा कैसे होता है। तो जल द्वारा आपको बताया गया कि जल द्वारा दो प्रकार से होता है। एक क्या होता है, एक को बताया गया अधिजल परागण और दूसरा क्या बताया गया, अधोजल परागण। इसमें क्या बताया गया कि जो जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल में क्या आपने लिखा, बेलीसेनेरिया एक पौधा है, उसमें से क्या होता है, क्या होता है, इसमें से ये निकलता है, यानी पानी के अंदर होता है और इसमें से जो नर क्या होता है, परागकण होता है, वो सीधे ऊपर आ जाता है, पानी की सतह पे आता है और उसमें से क्या होते हैं, परागकण निकलते हैं और निकल के क्या होते हैं, पानी के बाहर में जाते हैं। और जो दूसरा इसमें क्या होता है, मादा वाला होता है, वो भी क्या करता है, वो एक डंठल के रूप में ऊपर निकल जाता है और दोनों आपस में मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, जल द्वारा परागण। ठीक है ना। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब हम लोग को सीधे क्या पढ़ना है, हमने ये दो देख लिया जो परागकण के कारक थे। अब दूसरा बताया गया था, ये तो था जैविक, क्या अजैविक कारक। अब हम लोग क्या पढ़ना है, जैविक कारक। यानी जब दो जीव एक दूसरे को क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध करते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी। तो उसी सहजीवी संबंध का दो उदाहरण इसमें दिया गया है। एक यका है, यका एक क्या है, पौधा है, और ये क्या है, मोथ, ये क्या है, कीट है। इन दोनों में देखो सहजीवी संबंध कैसे होता है। मोथ, ये जो यका होता है, इसका जो पुष्प होता है वह सफेद रंग का थोड़ा बड़ा होता है और ये क्या करता है, जो मोथ कीट होता है वह उस पुष्प के अंदर प्रवेश कर जाता है और पुष्प के अंदर प्रवेश करके उसी के अंदर अपना क्या कर देता है, अंडा दे देता है। और उस अंडे को पोषण कहां से मिलता है, उसी पुष्प से मिलता है, यानी उसको पोषण मिलता है। यानी इसका सहयोग कौन करता है जी, पौधा करता है ना। और ये क्या करते हैं कि जब उसमें मान लो अंडे से बच्चे निकलते हैं या ये कीट जो होता है वह उसमें जाता है, तो वो क्या करता है, वहां से परागण ले जाकर और दूसरे इस पौधे पर के जो वर्तिकाग्र है उस पर ले जाकर क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इनका क्या हो जाता है, यानी अंकुरण की क्रिया भी हो जाती है। तो यानी देखा कि यह सहयोग किसका कर रहा है, कीड़े का, और कीड़ा किसका सहयोग कर रहा है, किसका कर रहा है, पौधे का। तो इस तरह का हेल्प होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा जो है
इसमें हमने पहला देख लिया कि यानी तितली हैं और क्या बताएगा मधुमक्खियां हैं और भी कीट हैं जो क्या करते हैं परपरागण में सहयोग करते हैं। और दूसरा है पक्षियों द्वारा परपरागण। अब पंछियों द्वारा यानी कुछ ऐसी चिड़ियाएं होती हैं जो आकार में बहुत छोटी होती है। एक गुंजन पंछी होती है। क्या होती है? गुंजन पंछी। ये अपने यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ये गुंजन पंछी जो है आकार में बहुत छोटी होती है और ये क्या करती है कि एक पौधा है प्लास और बिगोनिया, ये इनके अंदर जाकर क्या करती है यानी परपरागण क्रिया कराने में सहयोग। अब होता क्या है, इस चिड़िया की खासियत क्या होती है, ये एक तो आकार में बहुत गुंजन जो पक्षी होती है आकार में बहुत छोटी होती है और दूसरा इसमें क्या देखा जाता है कि ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है। ठीक है ना। तो एक तो क्या होता है कि अब देखो कुछ ऐसे भी पुष्प हैं, पुष्प का आकार छोटा होता है ना, तो छोटे आकार के लिए क्या होना चाहिए, पंछी को भी क्या होना पड़ेगा, छोटा। अब ऐसा नहीं है कि बड़े पुष्प नहीं होते हैं। एक पुष्प है जमीकंद। जमीकंद का जो पुष्प होता है वो हमारे इतना बड़ा होता है, यानी उसका आकार कितना बड़ा होता है, हम लोगों के बराबर होता है। तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो आकार में बड़े भी होते हैं, लेकिन अधिकांश पुष्प कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। तो जो आकार में छोटे होंगे उनके लिए क्या होगा, छोटे पंछियों की आवश्यकता होगी। तीसरा देखो चमगादड़ द्वारा परपरागण। अब चमगादड़ किसमें किसमें करता है, चमगादड़ जो है, चमगादड़ उड़ता है ना अपने, वो क्या करता है, उसका पंख है वो जाके बैठता है, तो वह कदम के पेड़ पर बैठता है, कचनार के पेड़ पर बैठता है, केला पर बैठता है, अमरूद पर बैठता है और वहां से क्या करता है, उसके जो है वहां से परागण लेगा और ले जाकर उसके वर्तिकाग्र पर क्या कर देता है, छोड़ देता है, जिससे क्या होता है, इनमें परपरागण की क्रिया संभव। चौथा है घोगे द्वारा परपरागण क्रिया। घोगा देखे हो, घोगा नहीं देखे हो, अरे डोका देखे हो अपने हाथ से, समझ रहे ना। तो इनमें क्या होता है, एक पौधा होता है जिस पौधे का नाम होता है अरिस्मा। क्या नाम है, अरिस्मा। इसको स्नेक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। स्नेक प्लांट के नाम से इसलिए जाना जाता है कि उसमें कुछ भाग जो है ना ऐसे सांप के तरह से निकला हुआ होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है। तो इस पे ये लिक्विड कर क्या करता है कि ये इनमें परपरागण क्रिया कराने में सहयोग करता है। ठीक है ना। तो आज हमने क्या कर लिया, परपरागण को यहीं पे लगभग समाप्त कर लिए। अब हम लोगों को इसमें क्या देखना था कि ये तो परपरागण था, अब परपरागण से लाभ क्या है और परपरागण से हानियां क्या है। ठीक है ना। तो अब आपने देखा था इसमें परपरागण 100 परागण, तो जो 100 परागण के लाभ होंगे वो परपरागण में क्या होंगे, हानि होगा, और जो इसमें हानि होगा वो उसमें क्या होगा, लाभ होगा। यानी उसका लाभ इसमें हानि और इसका हानि उसमें लाभ, दोनों का क्या होगा, विपरीत होगा। देख लेते हैं। हमने देखा कि 100 परागण क्रिया जो है, पहले इसमें देखते हैं कि 100 परागण से हानियां क्या है। उसमें जो है अनुकूलन परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। अगर मान लो परपरागण कराना है तो इसके लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी किस तरह की अनुकूल परिस्थितियां होंगी। तो पहला देखो पुष्प कैसा होना चाहिए, उसमें बताया गया था कि द्विलिंगी होना चाहिए, किसमें, 100 परागण। और इसमें कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए। दूसरा जो है पुष्प जो है विभिन्न कालपता जरूरी है, यानी उसमें बताया गया था भिन्न भिन्न परिलप्तता का मतलब क्या है, यानी दोनों, उसमें बताया गया था कि दोनों को एक साथ परिपक्व होना क्या है, जरूरी है। किसमें, नर और मादा जो जनांग है दोनों को एक साथ परिपक्व होना क्या है, जरूरी है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें नर और मादा दोनों को एक साथ परिपक्व होना जरूरी नहीं है। अगर मान लो, यदि मान लो कि पहले स्त्रीकेसर परिपक्व होता है, क्या होता है, स्त्रीकेसर परिपक्व होता है, तो उसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोट कर लेना। अगर मान लो स्त्रीकेसर सबसे पहले क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसे क्या कहता है,
स्त्री पुरवर्ता कहा जाता है। क्या कहता है? यदि पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं पुंपुरवर्ता कहते हैं, पुंपुरवर्ता। ठीक है ना? अब हमको पढ़ना है तीसरा। इसमें पहला बताया गया, देखो ध्यान से सुन लो कि पुष्प क्या होनी चाहिए? एक लिंगी होनी चाहिए। दूसरा ये बताया गया कि जो उसमें नर यानी स्त्रीकेसर और जो पुंकेसर होते हैं, कोई जरूरी एक साथ उनको जो है परिपक्व होना जरूरी नहीं होता है। अब तीसरा जो है उन्मिल पुष्प, यानी किस प्रकार का पुष्प होना चाहिए? उन्मिल पुष्प होना चाहिए। यानी पुष्प को बताया गया था दो प्रकार के होते हैं, एक पुष्प ऐसा होता है जो खुला हुआ होता है और एक क्या होता है? बंद होता है। तो इसमें पुष्प कैसा होना चाहिए? खुला हुआ। उसमें पुष्प अगर बंद रहेगा तो भी क्या हो जाएगा? स्वयं परागण हो जाता है ना, 100 परागण क्रिया उसमें हो जाती है, लेकिन पर परागण के लिए पुष्प को कैसा होना चाहिए? खुला हुआ होना चाहिए। देखो अब हम लोग क्या पढ़ना है? पर परागण से हानियां। पर परागण से हानियां, हानियां और लाभ दोनों पढ़ना है, ये ना। देखो इसमें जो है पर परागण की क्रिया में जो है हानियां निम्न होती है। पहला क्या है कि पहला देखोगे, ध्यान से सुनो, उसको नोट भी कर लेना। बताया जा रहा है कि पर परागण क्रिया में जो है हानियां निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें जो है परागण की क्रिया अनियंत्रित होता है। जो परागण की क्रिया है वह क्या होता है? अनियंत्रित होता है, निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित से मतलब क्या है? ध्यान सुनो पहले ध्यान से। यानी जब आप ध्यान दोगे, अगर मान लो कि उसमें परागण की क्रिया हो रही है, तो परागण की क्रिया पर परागण के द्वारा कैसे होता है? हवाओं के माध्यम से होता है, कीटों के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है, पंछियों के माध्यम से होता है, यही होता है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई कीट ले गया तो किसी पुष्प पे ही बैठेगा। कोई जरूरी है कि एकदम यहां से पैर में चिपकाया तो जाके दूसरे पे बैठ ही जाएगा? हवा उड़ा के ले गया तो सीधे उसी पे लाके छोड़ेगा? ये कोई जरूरी है? तो ये क्या होता है? अनियंत्रित होता है। क्या होता है? अनियंत्रित क्रिया होता है। दूसरा जो है इसमें हानि क्या है कि इनको कीटों को आकर्षित करने के लिए, पुष्प को कीटों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए क्या होती है? अत्यधिक ऊर्जा व्यर्थ करना पड़ता है। मान लो कीट जब तक, यानी कीट के लिए क्या क्या व्यवस्था नहीं करेंगे, यानी पुष्प सजेगा धजेगा नहीं, अपने अंदर खुशबू पैदा नहीं करेगा, अपने अंदर मकरंद का क्या करेगा? स्राव ज्यादा नहीं करेगा। तो पर परागण क्रिया के लिए कीट इसके तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? अत्यधिक, यानी इन कार्यों को पूरा करने के लिए अत्यधिक क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा व्यर्थ करना पड़ेगा। ठीक है। अब इनसे लाभ क्या, इनसे लाभ क्या है? तो देखो जो 100 परागण की हानियां थी वही इनका क्या है? लाभ है। पर परागण क्रिया में उसमें बताया गया था कि 100 परागण क्रिया में क्या होती है कि जब 100 परागण क्रिया होती है तो उसमें शुद्धता बनी रहती है। शुद्धता समझ रहे हो ना? प्योर, जिस पौधे का बच्चा होगा प्योर वही होगा, अधबेसरा नहीं होगा। ठीक है ना। और इसमें क्या बताया जाता है? इसमें पर परागण होगा तो थोड़ा सा इसमें तो निश्चित रूप से क्या होगी? विभिन्नताएं आएंगी कि नहीं आएंगी? अरे मान लो उसमें बौना का बच्चा था तो पक्का कि बौना ही होगा, लेकिन इसमें बौना का, अगर बौना है तो हो सकता है बड़ा वाला पुष्प भी बन सकता है। इसमें विभिन्नताएं आनी संभव है। दूसरा जो है
पर परागण द्वारा जो है प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, इनसे नए गुणों का समावेश होता है। अब जब पर परागण क्रिया होता है तो पर परागण क्रिया से क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे अभी मैंने बताया था गाय वाला, पहले देसी गाय को क्या किया गया, सहवाल से क्रॉस करा दिया गया। जो गाय 2 लीटर दूध देती थी अब कितना देती है, 40 लीटर देती है। आया ना परिवर्तन। तो इसमें भी क्या होता है, मैंने अभी बताया अपने देश में भी क्या हो रहा है, काले लोगों के गोरे बच्चे पैदा हो रहे हैं, हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये भी पौधों में भी क्या होता है कि पर परागण क्रिया की वजह से इसमें जो है नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, और नई जातियां उत्पन्न होने की वजह से नए नए गुणों का समावेश होता रहता है। क्या होता रहता है, इससे होता रहता है हाइब्रिड बिगर के कारण अच्छी संतति बनती है। आजकल देख रहे हो ना, नए नए जातियों के आप अपने घरों में जो गेहूं बो रहे हो, पहले किसान क्या करता था, गेहूं बोया और उसी गेहूं में से जो छांट के क्या कर लेता था, अलग रख लेता था, फिर अगले साल बोता था, फिर उसके अगले साल बोता था। तो जैसे ये क्रिया बार बार करने से उसकी गुणवत्ता क्या होती जाती है। अगर मान लो कम पैदावार वाला गेहूं था तो अगले बार बोओगे तो भी क्या होगा, कम होगा। अब उसमें जो है नए गुण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, वही पुराने गुण यानी शुद्धता बनी हुई है, और धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। लेकिन अब उसको नए चेंजिंग किया जा रहा है, तो चेंजिंग करके जो बनाया जा रहा है उससे पैदावार क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइब्रिड बिगर है, इससे अच्छी संतति क्या होती है, बनती है। इनमें बीजों से उत्पन्न पौधे बड़े, भारी, स्वस्थ एवं सक्षम होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों के का सामना करने की अधिक क्षमता होती है। जो पर परागण की क्रिया द्वारा क्या होता है, जो पर परागण क्रिया होता है, इससे इनके अंदर क्या होता है, जो पौधे होते हैं वह बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं, भारी होते हैं, इसके बाद से स्वस्थ होते हैं एवं सक्षम होते हैं। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, और ये इनका सामना भी क्या कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। अभी बताया गया कि इनकी लाभ जो बताई जा रही है, पहला लाभ क्या बताया गया, इनमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। इनके अब जो है कि ये बीमारी खत्म हो जाती है कि बौने का बच्चा बौना ही रहेगा, ये बीमारी क्या हो जाती है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दूसरा बताया गया कि इनमें नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। पर परागण क्रिया से क्या होती है, नए जातियों की उत्पत्ति होती है, और इनमें नए गुण आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नए गुण आ जाते हैं। हाइब्रिड बिगर जो है के कारण जो है, आज हाइब्रिड बिगर जो प्रक्रिया चल रही है, इसके कारण जो है अच्छी संतति बनती है। इसके बाद बताया गया जो इसके बीजों, जो इन बीजों से उत्पन्न जो पौधे होते हैं, अब इनके जो बीज होते हैं और इन बीजों से जो पौधे बनते हैं, वो आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं एवं क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों की सामना करने की क्या होती है, अत्यधिक क्षमता। ठीक है, समझ में आया, दोनों में कुछ अंतर समझ में आया। आजकल देखो ये इंसानों में भी चल रहा है, नया नया अब आया हुआ है। विदेशों में अगर मान लो कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है या बहुत बड़ा क्या है, पहलवान है, या मान के चलो कोई फिल्म एक्टर्स है, तो आजकल विदेशों में अभी अपने यहाँ नहीं है, लोग चाहते हैं कि वहां की औरतों के ये होता है कि पहलवान का सेम उसका बच्चा मेरे कोख में पले। तो सीमन द्वारा क्या किया जाता है, उसके गुणसूत्रों को इनके अंदर प्रवेश कर दिया जाता है, तो इनका भी बच्चा क्या होता है, थोड़ा मोटा तो हो जाता है। परिवर्तन आया कि नहीं आया। मैंने एक चीज बताया था
कि जब तक एक ही जाति में होती रहेगी, जैसे कोई चीज़ जो है ना जब तक चेंजिंग नहीं किया जाएगा, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शादी विवाह के कुछ नियम है। शादी विवाह के नियम ये है कि एक ही परिवार में भाई बहन से कोई शादी नहीं कर सकती। इसका नियम इसलिए बनाया गया है, जो प्राकृतिक रूप से नियम इसलिए बनाया गया है कि जब इस तरह से परिवर्तन होगा तो उनमें क्या होंगी, जो संतति उत्पन्न होंगी वह संतति में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। मान लो किसी झगड़ालू घर में हमारी शादी हो जाती है और अब वहाँ दो घरों का, भाई सीधे माता पिता का गुण आता है ना, तो जब गुण आएगा तो झगड़ालू लड़का भी हो, तो ऐसी चेंजिंग आती रहती है। बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या जो है स्वपरागण, और आपने क्या पढ़ लिया, परपरागण। अब हमको क्या पढ़ना है, इसमें जो है कृत्रिम संकरीकरण पढ़ना है, यानी कैसे इनमें क्या किया जाता है, जातियों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लो कि स्वपरागण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जैसे उसमें दो चीजें, नर जनन भी बना है और मादा जनन। अब मान लो कि वो अब दोनों परिपक्व हो रहे हैं, आप परिपक्व होकर निषेचित कर देंगे तो तुरंत कैंची से लेके क्या कर दिया जाता है, जो नर जनन अंग है उनको काट के निकाल दिया जाता है। अब निकाल दिया गया, अब उसमें क्या बची यार, मादा जनन। अब दूसरे से लाकर उसमें क्या कर दिया जाएगा, क्रॉस करा दिया जाएगा, तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको हम अगले टर्म में पढ़ेंगे, यानी लगभग एक लेक्चर और चलेगा, उसके बाद से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद से हम सीधे क्या पढ़ेंगे, मानव जनन। ठीक है ना।